अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग आज सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को। हम लोग सीखेंगे एग्जांपल नंबर 7.1, एग्जांपल नंबर 7.2 एंड एग्जांपल नंबर 7.3। तो चलें वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल्स हमारे चैप्टर नंबर 7 की, और ये फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। अ ब्लॉक वेइंग 4 किलोग्राम, एक ब्लॉक है जिसका मैस 4 किलोग्राम है, एक्सटेंड्स अ स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर। एक स्प्रिंग के साथ इसे बांध दिया जाता है और वो स्प्रिंग को 0.16 मीटर की एक्सटेंशन देता है। फ्रॉम इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजिशन द ब्लॉक इज रिमूव्ड, उसके बाद ब्लॉक को रिमूव कर दिया जाता है, एंड अ 0.50 किलोग्राम बॉडी इज हंग फ्रॉम द सेम स्प्रिंग, और उसके बाद उसी स्प्रिंग के साथ एक और बॉडी को लटका दिया जाता है जिसका मैस 0.50 किलोग्राम है। इफ द स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच्ड एंड देन रिलीज्ड, अगर दोबारा से स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाए और उसके बाद रिलीज कर दिया जाए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो आपने बताना है कि उसका वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये चीज़ बतानी है। तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले उसने आपको बताया कि इस तरह से हमारे पास लेट्स सपोज एक स्प्रिंग है जिसे वर्टिकली किसी सपोर्ट के साथ इस तरह से जोड़ दिया गया, और इस स्प्रिंग के साथ नीचे हम लोगों ने एक मैस को हैंग किया, और इस मैस को हैंग करने की वजह से ये जो हमारा स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, ये जाहिर सी बात है इसमें एक्सटेंशन आएगी, और एक्सटेंशन की वजह से ये थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा। और ये स्टूडेंट्स उसने बताया जो एक्सटेंशन इस केस में आ रही है वो 0.16 मीटर की एक्सटेंशन आ रही है। और इसके बाद क्या किया जाता है कि इस मैस को जो हमने पहले बांधा था इसे रिमूव कर दिया जाता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये मैस जो था ये M1 था जो हम लोगों ने इस शुरू में इसके साथ हैंग किया हुआ था। अब अगर इस मैस को रिमूव कर दिया जाएगा तो इसके रिमूवल के बाद स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस चला जाएगा, और उसके बाद एक नया मैस जो कि 0.50 किलोग्राम है वो इसके साथ हैंग किया जाता है, जिस मैस को हम लोग M2 कह सकते हैं। और उस M2 की वजह से ये कितना वाइब्रेट करेगा अगर हम इसे स्ट्रेच करके रिलीज कर देंगे, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेटा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डाटा हमें यहाँ पे गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियली जो मैस हमने यहाँ पे हैंग किया था उसका मैस हमें बताया गया, हम उस मैस को M1 के साथ रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और हम उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है 4.0 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये पहला मैस है जो हमने लटकाया था, और इस मैस की वजह से जो एक्सटेंशन आई वो 0.16 मीटर्स की थी। तो हम लिख लेते हैं एक्सटेंशन जिसे x के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो है 0.16 मीटर। ये स्टूडेंट्स एक्सटेंशन आ गई, और इसके बाद ये मैस रिमूव किया और उसकी जगह दूसरा मैस लटकाया। जो सेकंड मैस हमने लटकाया है उसे M2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 0.50 किलोग्राम इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स, अगला हमारा स्टेप क्या है, हम लोगों ने ये लिखना है कि क्या चीज़ हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो टू फाइंड, जो चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं हम उसको टू फाइंड की हेडिंग के अंडर लिखते हैं, और वो है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। यानी हमें पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, जिसे हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं, कैपिटल T के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है एक वर्टिकली सस्पेंडेड मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस में, उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई कांस्टेंट, और ये मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर रूट ऑफ मैस ओवर स्प्रिंग्स कांस्टेंट के। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखना है कि हमें मैस M1 सब्सटीट्यूट करना है या मैस M2 सब्सटीट्यूट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि जब सेकंड मैस, ये जो हमारा दूसरे वाला मैस था
जब इस मैस को हैंग किया गया था और फिर ऑसिलेट करने के लिए छोड़ दिया था, तो उस वक़्त उसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या था। तो इसका मतलब है ये हम यहाँ पे m2 सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है सेकंड मैस के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसको देखें टाइम पीरियड को, और इस टाइम पीरियड की इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन में m2 की वैल्यू तो हमें पता है, 2 पाई इज कांस्टेंट, लेकिन जो यहाँ पे k लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम लोग फिर ये k कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हुक्स लॉ को यूज करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वी नो दैट स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि f इज इक्वल टू k इंटू एक्स होता है। ये स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू के एक्स में हमारे पास f वो फोर्स होती है जिसे हम लोग एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, k हमारे स्प्रिंग का स्प्रिंग्स कांस्टेंट है, और x जो है इसमें एक्सटेंशन है। अब अगर हम इस मैस की बात करें, तो जो फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रही थी जिसकी वजह से नीचे गया था, अगर हम उस फोर्स को f कहें, तो स्टूडेंट्स वो फोर्स तो बेसिकली वेट है इस मैस का जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ था। और इस मैस का जो वेट है हमें पता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, m1 मल्टीप्लाइड बाय g। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस फोर्स की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जा सकती है, जो कि होगी m1 मल्टीप्लाइड बाय g इज इक्वल टू k टाइम्स x। और स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो हम अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, जिसमें k को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, और हमारे पास जो m1 इंटू जी लिखा हुआ है, हमारा x ये इस साइड पे k से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m1g डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन में मौजूद सारे वेरिएबल्स जो हैं हमें उनकी वैल्यूज़ पता हैं, तो हम इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी। सो k इज इक्वल टू m1। सबसे पहले m1 की वैल्यू है हमारे पास 4.0, तो हम n1 की जगह इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। इसके साथ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स g, और g की वैल्यू हमें पता है ये कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर, इसकी वैल्यू 9.8 होती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर ली। और स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो रहा है x के साथ, और x की वैल्यू है हमारे पास 0.16, हम इसके साथ इसे डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से जब हम इस पूरे रिलेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 245, एंड 245 न्यूटन पर मीटर। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब अगर इस k की वैल्यू को हम लोग यूज़ करना चाहें, तो हम इसे यूज़ करके इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्सटीट्यूट करके हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम लोग करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं टाइम पीरियड की इक्वेशन के अंदर। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 नज़र आ रही है, इसमें हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ है t, और t इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई, और स्क्वायर रूट के अंदर हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले m2 लिखा हुआ है, और m2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.50, और स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना है हम लोगों ने k के साथ, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 245। तो स्टूडेंट्स, हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में एक ही स्टेप में हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, और वो आंसर आएगा 0.28 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा इस केस में, वो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.28 सेकेंड्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7.2। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स जो हमसे पूछा जा रहा है वो है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज पीरियड इज 1 सेकेंड, और जिसका पीरियड यानी जिसका टाइम पीरियड जो है वो 1 सेकेंड होना चाहिए, एट अ प्लेस वेयर जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच अ पेंडुलम। तो इस तरह के पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं जो यहाँ पे गिवन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सबसे पहले लेंथ पूछी गई है और टाइम पीरियड दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज लिख लेंगे। हमें टाइम पीरियड बताया गया है, टाइम पीरियड t that is 1.0 सेकेंड। ये स्टूडेंट्स है हमारे पास टाइम पीरियड, और g की वैल्यू भी हमें बता दी गई है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्टूडेंट g की वैल्यू भी दे दी गई है, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू फाइंड। हम जो कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमें दो चीज़ें उसने पूछी हैं। एक तो उसने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ पूछी है स्टूडेंट्स हमसे पहले। लेंथ स्मॉल l के साथ इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये फाइंड आउट करनी है। और दूसरा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सच अ पेंडुलम। दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई है वो है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसे स्मॉल f के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ये। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो दैट जो हमारे पास टाइम पीरियड है t फॉर सिंपल पेंडुलम वो इक्वल होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस केस में टाइम पीरियड तो हमें गिवन है, हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। और फॉर्मूले को अगर हम लोग देखें तो हमें टाइम पीरियड भी गिवन है, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू भी गिवन है। सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है जो कि एल है, और उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एल स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट्स पहला काम हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे हम लोग स्क्वायर लेंगे अगर, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा टी स्क्वायर, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय जी। तो स्टूडेंट्स हमें चूंकि यहाँ पे एल फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है बाकी सारी क्वांटिटीज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और एक तरफ एल लिखा रहने देंगे। जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे हमारे पास सिर्फ एल बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो हम टी की जगह लगा देते हैं 1.0 इसका स्क्वायर। जी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9.8 डिवाइडेड बाय 4 एंड पाई स्क्वायर। पाई स्टूडेंट्स डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मौजूद होता है, आप उसको वहाँ पे लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी वैल्यू 3.14 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दोनों केसेस में हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमें एल की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, और वो एल की वैल्यू यानी लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाती है 0.25
मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें उसने लेंथ के बारे में पूछा था और स्टूडेंट्स हम लोगों ने वो लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। सेकंड चीज़ जो स्टूडेंट्स वो हमसे पूछने जा रहा है वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स उसको लिखा जा सकता है 1/टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड स्टूडेंट्स हमें गिवन है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो f इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.0। तो स्टूडेंट्स 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आती है स्टूडेंट्स वो आ जाती है 1.0। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सेकंड चीज़ उसने हमसे पूछी थी वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। और इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है वो है 1 हर्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी सेकंड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, अ स्प्रिंग whose spring constant is 80 Newton per meter vertically supports a mass of 1.0 kilogram in rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with a velocity of 1.0 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे और फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स गिवन डाटा की हेडिंग के अंदर हम वो सारा डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा क्या है, क्या हमें स्टूडेंट्स दिया गया है, वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं और के की वैल्यू हमें यहाँ पे दे दी गई है 80 न्यूटन पर मीटर। तो स्टूडेंट्स के की वैल्यू आ गई। वर्टिकली सपोर्ट्स अ मास ऑफ 1.0 किलोग्राम। मास भी स्टूडेंट्स हमें दे दिया गया है जिसे मैं स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1.0 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मास भी आ गया। Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with a velocity of 1.0 मीटर पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे वेलोसिटी पूछी जा रही है और उस वेलोसिटी को स्टूडेंट्स मैं v के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वो है स्टूडेंट्स 1.0 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट्स वेलोसिटी है। फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, वो हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड। हमें स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बाय विच मास इज पुल्ड, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे एम्पलीट्यूड पूछा जा रहा है। एम्पलीट्यूड और स्टूडेंट्स इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं x नॉट के साथ। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है और हम चलते हैं और आगे कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं कि हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि एक स्प्रिंग है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस तरह से एक सरफेस है वर्टिकल जिसके साथ हम लोगों ने एक स्प्रिंग को इस तरह से लटकाया हुआ और इस स्प्रिंग के साथ हम लोगों ने यहाँ पे एक मैस है जिसे हम लोगों ने m का नाम दिया हुआ है, उस मैस को यहाँ पे हैंग कर दिया। अब जब मैस यहाँ पे हैंग है इस वक्त ये अपनी रेस्ट की स्टेट में मौजूद है। अब वो ये कह रहा है कि आप इस मैस को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पुल करो, यानी हमारे पास ये जो मैस मौजूद है हम इस पर फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में और इसे पुल करके नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसमें एक्सटेंशन क्रिएट कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स जब ये एक्सटेंशन इस मैस में हम लोगों ने क्रिएट कर ली और हम इसे यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के दौरान ये एक टाइम आएगा जब अपनी इस मेन पोजीशन से पास करेगा। तो स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है कि जब वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव करने के दौरान जब वो मेन पोजीशन से गुजरेगा तो हमें ये बताना है कि उस वक़्त उसकी वेलोसिटी या उस वक़्त उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है, हम इस चैप्टर को जब पढ़ रहे थे हमने ये चीज़ सीखी थी कि जब आपका कोई भी ऑसिलेट करता हुआ ऑब्जेक्ट जब मेन पोजीशन से पास करता है तो उस वक़्त उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे भी जब हमारा ये मैस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए मेन पोजीशन से पास करेगा तो इस वक़्त उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमें याद है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वी नो दैट हमारे पास जो v है ये इक्वल होता है x नॉट इंटू ओमेगा के। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है। और फिर इसमें अगर हम देखें तो ये ओमेगा है और हमें पता है जो ओमेगा है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फॉर स्प्रिंग ओमेगा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। तो स्टूडेंट्स अगर इस वैल्यू को यहाँ पे हम इस ओमेगा की जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास v की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाती है। v इज़ इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये देखना है कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, यानी हमें जब हमने उसको मैक्सिमम कितना नीचे की तरफ लेके आना है कि वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचे इतनी स्पीड को अटेन कर चुका हो। तो स्टूडेंट्स फिर हम एक्स नॉट को एक तरफ ले आएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स नॉट रीअरेंज करने पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। v पहले से वहाँ पे मौजूद था और अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स मैथ्स यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, के मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स नॉट इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम न्यूमरेटर में चला गया और के डिनोमिनेटर में चला गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। v की वैल्यू जो स्टूडेंट्स है हमारे पास वो है 1.0 और जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स इसके अंदर m की वैल्यू भी है हमारे पास 1.0 और जो स्टूडेंट्स k है इसकी वैल्यू है हमारे पास 80। तो अगर हम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.11 मीटर। यानी स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मैस है जब ये मेन पोजीशन से पास कर रहा हो तो उस वक़्त उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हो तो स्टूडेंट्स फिर हमें उसको 0.11 मीटर की एक्सटेंशन से रिलीज़ करना पड़ेगा, इस एम्पलीट्यूड से उसे छोड़ना पड़ेगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को समझा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।